नहर में एक 21 साल की लड़की की लाश तैर रही होती है। आसपास से लोग भी गुजरते हैं। कुछ लोग जब उस लाश को देखते हैं तो फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, गोताखोरों को बुलाया जाता है और फिर उस लाश को बाहर निकाला जाता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो एक सबूत है, बस वहां पर एक खड़ी थी सेंट्रो कार। पुलिस उस कार को देखती है, उसके थ्रू तहकीकात करना शुरू करती है और उस लड़की के परिवार तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही उस लड़की के घर पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं होता। पूरी फैमिली गायब थी। घर परिवार का एक भी सदस्य पुलिस को नहीं मिलता। अब जो यूपी पुलिस थी वो इस केस को बंद भी कर देती है बड़ी आसानी से। जिस तरीके से वो तहकीकात करते हैं शुरुआती दौर में, तो लगता है कि पुलिस इस पूरे केस को सुलझाकर ही मानेगी। लेकिन जब परिवार नहीं मिलता तो यूपी पुलिस बोलती है कि ये जो पूरा मामला है ये ऑनर किलिंग का है, इसे आप बंद कर दीजिए। अब केस बंद भी हो जाता है और जो इस केस की फाइलें हैं वो धूल फांकने लगती है। लेकिन साल 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच उस केस को लेकर एक ऐसा खुलासा करती है जिसे जानने के बाद हर कोई दंग रह गया। एक परिवार, 5 लोगों का परिवार महज 10 घंटे के अंदर एक कार के अंदर ही खत्म हो गया। किसी ने इतनी खतरनाक साजिश रची कि उसे यूपी पुलिस भांप तक नहीं पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं आपके सामने वर्णिता वाजपेयी। आज इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी वारदात के बारे में जिसमें लालच में और दोस्ती में किस तरीके से दगा की जाती है। कैसे कोई आप पर विश्वास करता है, उसके बाद भी कुछ लोग आपके पीठ पीछे आप पर छुरी भोंक देते हैं। किस तरीके से ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, वो आप जानेंगे। दरअसल 17 जुलाई साल 2016 को हापुड़ की नदी से 21 साल की एक लड़की की लाश मिली। अब जब आसपास के लोगों ने देखा, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने लाश को निकलवाया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब जो वो इलाका था वो थोड़ा सुनसान इलाका था। वहां पर एक खड़ी थी सेंट्रो कार। सेंट्रो कार से पहले तो पुलिस को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब उसका नंबर प्लेट देखती है, उसके द्वारा जब खंगाला जाता है, तो इस लड़की के बारे में पता लगता है कि ये लड़की वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की बेटी है। इसका नाम नैना है, 21 साल इसकी उम्र है। अब उस कार के जरिए ही नैना के घर तक पहुंचते हैं पुलिस वाले। वहां पर पहुंचने के बाद सब देखते हैं कि घर का एक भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं है। आस पड़ोस से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि तो एक दिन पहले ही यहाँ से चले गए हैं, कोई हमें दिख भी नहीं रहा, एक दिन से पूरा घर सुनसान ही पड़ा है। पुलिस वालों को लगता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि एक लड़की की लाश मिली, नहर में तैर रही थी। उसके बाद जो पूरी फैमिली है, यानी जो लड़की का भाई है, उसका बाप है, उसकी जो माँ है, वो गायब है। परिवार में कोई भी नहीं है। आस पड़ोस वाले भी यही बता रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से इस केस को ऑनर किलिंग का बताती है। कोर्ट में जाकर चार्जशीट भी पेश की जाती है कि नैना की जो हत्या की गई है वो पेरेंट्स ने ही की है और ऐसा ऐसा पूरा मामला है। अब इसके बाद जो कोर्ट है वो नैना के परिवार वालों को भगोड़ा घोषित कर देती है और केस को बंद भी कर देती है। साल 2016 की ये बात है, केस बंद हो चुका है। लेकिन इसके बाद साल 2018 में अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक खुलासा करती है। वो बताती है कि जो नैना किरोड़ीवाल है, सिर्फ उसकी हत्या नहीं की गई, बल्कि उसके साथ उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जो इस पूरे परिवार के साथ रहते थे, इस पूरे परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, इस पूरे परिवार के सुख दुख में उनके साथ रहते थे। अब दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया, किस तरीके से यूपी पुलिस की इस पूरे केस ने छीछालेदर की, ऐसा भी क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू मिला इस केस के बारे में कि जैसे यूपी पुलिस बता रही थी कि ऑनर किलिंग का है, वो सॉल्व हुआ। तो दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन किरदारों से मिलना होगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वेद प्रकाश किरोड़ीवाल हैं। दिल्ली के वजीराबाद में रहा करते थे। मजनू की टीला पर इनकी एक गारमेंट्स की दुकान थी। साथ ही साथ ये फाइनेंसर का काम भी करते थे। मतलब अगर किसी को लोन देना हो, कुछ पैसे देने हो, तो ये ब्याज पर दिया करते थे। और लोगों का जो बिजनेस, जो छोटे छोटे लोग बिजनेस सेटअप करते हैं, उसमें भी ये लोगों की हेल्प करते थे, उन्हें पैसा दिया करते थे। दूसरी ओर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी पत्नी साधना है, साथ ही इनका बेटा शुभम और इनकी 21 साल की बेटी नैना, जिसकी लाश मिलती है। इसके बाद इस कहानी में 2 किरदार और हैं, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। इन दोनों पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो दोनों हैं जिसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। यही वो दोनों किरदार हैं जिन्होंने अपने ही, जिनके साथ ही लोग रह रहे थे, उनके साथ ही विश्वासघात किया।
जो किरोड़ीवाल है उनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा था, घर परिवार बढ़िया था, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था और उन्होंने ही इस पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। अब सबसे पहले मैं आपको कहानी ना बताकर दिल्ली पुलिस की एक बात बताती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने कैसे इस पूरे क्लू को पकड़ा। तो एक किरदार इस कहानी का और है मनोज बावला। मनोज बावला रितेश और अभिषेक का दोस्त था। मनोज बावला ने एक दिन ऐसे ही शेखी भगाड़ने के लिए एक आदमी से कह दिया कि अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें पता है आज से 2 साल पहले 4 कत्ल हो चुके हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ और देखो पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, हमने यूपी पुलिस को किस तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। सामने वाला ये सारी चीज़ें सुनता है, वो सारी बात जाके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बताता है कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ हमने सुनी है और ये आदमी है, इसने कुछ इस तरीके से बात मुझसे कही, मुझे ये नहीं पता ये सच है या झूठ, लेकिन ये चीज़ें सामने आई हैं। अब इसके बाद दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दिल्ली पुलिस ये श्योर नहीं होती कि केस कौन सा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को ये पता लग जाता है कि नैना जो किरोड़ीवाल है उसके बारे में, उसकी हत्या के बारे में पूरी बात थी और उसके परिवार का किस तरीके से खात्मा गया, ये दिल्ली पुलिस सुलझा लेती है। दरअसल जिस तरीके से मनोज अपने किसी दोस्त के सामने शेखी भगाड़ता है, दोस्त जाकर क्राइम ब्रांच को बताता है और जब क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करने पे आती है उससे पहले ही जब दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो मनोज बावला तक पहुंचती, मनोज बावला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस के पास एक क्लू था, मनोज बावला। पुलिस उसकी पूरी डिटेल खंगालती है, उसकी कुंडली निकालती है, साथ ही साथ कॉल डिटेल्स भी निकालती है। तो पुलिस को पता लगता है कि इसकी दोस्ती अभिषेक पाल नाम के एक शख्स से है। अब पुलिस को पता लग जाता है कि अभिषेक पाल का कुछ कनेक्शन जो वेद प्रकाश है उनके साथ है, क्योंकि जो मनोज बावला है वो वेद प्रकाश से भी कांटेक्ट में था और अभिषेक पाल से भी, क्योंकि उसकी पुरानी कॉल डिटेल हिस्ट्री निकाली जाती है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को पता लग गया था कि ये जो पूरा केस है जिसके बारे में 4 लोगों की हत्या के बारे में बात की गई 2 साल पहले, तो वो हो ना हो वेद प्रकाश हत्याकांड ही होगा, जिसमें उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। अब अभिषेक पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम नज़र रखना शुरू करती है। पुलिस वाले उसे स्टॉक करते हैं, हर जगह से फॉलो किया जा रहा होता है, उसकी हर एक चीज़ पर नज़र रखा जाता है कि किस तरीके से वो रह रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, क्या काम करता है। और फिर पुलिस वाले उसे एक दिन पकड़ भी लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले तो वो कुछ नहीं बताता, वो बोलता है आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो किसी वेद प्रकाश को नहीं जानता, कौन नैना, कौन सा केस। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं, हर एक चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, तो अभिषेक टूट जाता है और बेहद खौफनाक कहानी सुनाता है। वो पुलिस वालों को वो सच बताता है जिसे जानने के बाद यूपी पुलिस तो शॉक में आई, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी झटका लगा कि किस तरीके से इन लोगों ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दरअसल अभिषेक बताता है कि जब यूपी पुलिस ने इस पूरे केस को ऑनर किलिंग का बताया नैना का, तो हम सब काफ़ी खुश हो गए थे। हमें नहीं लग रहा था कि इस केस में अब हमें कोई पकड़ सकता है, लेकिन जिस तरह दिल्ली पुलिस ने हमें पकड़ा, हम कोशिश कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें किसी को ना पता लगे, लेकिन अब मुझे सारा सच बताना होगा। इस पर अभिषेक बताता है कि किरोड़ीवाल, जो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल थे, उनकी दुकान थी, उस दुकान में काम करता था रितेश कटियार, जो मेरा दोस्त है। उसको अपना एक बिजनेस खोलना था और बिजनेस खोलने के लिए उसने जो वेद प्रकाश है उनसे 9 लाख रुपए लिए थे। ये बात है साल 2015 की। रितेश कटियार उन्हीं की गारमेंट शॉप में काम करता था। उसे लगा कि मुझे भी अपना बिजनेस खोलना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, आमदनी अच्छी करनी चाहिए, इसलिए वो लोन उठा लेता है 9 लाख का वेद प्रकाश से। अब वेद प्रकाश जो है रितेश को जानते होते हैं, इसलिए थोड़ी रियायत भी बरतते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम धीरे धीरे मुझे पैसा चुका देना। अब एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है कि कितने रुपए हर महीने रितेश को वेद प्रकाश जी को देने हैं। लगातार जो रितेश है वो अच्छा काम कर रहा था, ठीक ठाक उसका बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक से सेल अच्छी नहीं होती, लोग नहीं आते, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग होना बंद हो जाती है। धीरे धीरे चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि जो पहले वो इंस्टॉलमेंट दे रहा था वेद प्रकाश को हर महीने, जो उसने लोन लिया था, अब वो देनी उसने बंद कर दी। 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, लगातार 3-4 महीने बीत गए। तब वेद प्रकाश ने बोला कि देखो, इतना ऐसा नहीं चल सकता, तुम किसी भी तरीके से करके मुझे कुछ तो दो। मान लो तुम पूरा नहीं दे रहे हो, आधा आधा करके दो, इंस्टॉलमेंट भी हाफ कर लो, लेकिन मुझे मेरे पैसे तो चुकाओ, क्योंकि मेरा भी काम ऐसे नहीं चलेगा, मैं फ्री में लोगों को पैसे नहीं दिया करता।
और इन सब चीज़ों के लिए जब जो रितेश है, जब वो लोन पर पैसे उठाता है तो अभिषेक को गारंटर बनाता है। वो बोलता है कि अभिषेक, अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो मेरे बदले अभिषेक चुकाएगा, क्योंकि हम दोनों की एक पार्टनरशिप पे ये शॉप है और हम दोनों आपका पैसा किसी भी तरीके से चुका देंगे। अब लगातार जब वेद प्रकाश जी रितेश से बोल रहे थे कि तुम किसी भी तरीके से मेरा पैसा चुकाओ, पहले प्यार से बोला, फिर थोड़ी सी धमकी भी दी, लेकिन रितेश के कान पर जू नहीं रहेगी। वो बार बार ये सब सह नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था कि बार बार मुझे जलील कर रहे हैं। इसके बाद वेद प्रकाश को लगता है कि रितेश अगर उनकी बात नहीं सुन रहा तो वो अभिषेक से बात करते हैं, क्योंकि वो भी उसका पार्टनर है। वो अभिषेक को बोलते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा भी काम ऐसे चलेगा नहीं, मुझे भी आगे बिजनेस ही करना है, तो तुम किसी भी तरीके से मेरा जो किश्त है वो चुकाओ। तो अभिषेक वो टालता है, बोलता है हाँ कर देंगे, आप परेशान मत होइए, हम किसी भी तरीके से आपके पैसे ज़रूर चुकाएंगे। तो वेद प्रकाश उन चीज़ों को मान लेता है, क्योंकि इनके घर से इनके रिलेशन अच्छे थे, ये लोग घर आया जाया करते थे। वेद प्रकाश का जो बेटा है शुभम, उससे इन दोनों की अच्छी बनती थी, एक तरीके से दोस्ती आ रही थी। तो वेद प्रकाश उनको इतना धमकाने के तरीके से या इतना गुस्से में नहीं बोलते हैं, उनकी बातों को समझ लेते हैं कि ठीक है, किसी भी तरीके से मेरा पैसा चुका दो, भले थोड़ा टाइम और ले लो। लेकिन रितेश को बार बार ये बातें खटक रही थी, उसे लग रहा था कि अब किसी भी तरीके से आदमी मुझे जलील कर रहा है, मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। रितेश बोलता है अभिषेक से कि देखो, हमें इस जो पचड़ा में हम फंस गए हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, उससे बचने के लिए हमें इस आदमी को यानी वेद प्रकाश को रास्ते से हटाना होगा, इसका कत्ल करना होगा, ताकि हमेशा के लिए जो 9 लाख और लोन का चक्कर है ये बंद हो जाए। हमारे जो पैसे अब हम कमा नहीं रहे वो अब हमें कैसे देंगे, कैसे चुकाएंगे, इसलिए इसको मारना ही उचित होगा। अब इसके लिए अभिषेक सोचता है कि हम 2 कैसे करेंगे, तो इसके लिए 2 लोगों को और अपने साथ शामिल करते हैं, जिसमें एक मनोज बावला था। मनोज बावला भी इनके साथ मिल जाता है कि ठीक है, तुम लोग मर्डर करना, मैं लाश वगैरह छुपाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। मर्डर के लिए इन्होंने प्लानिंग तो कर ली कि हमें किस तरीके से मारना है, पर इन्हें ये चाहिए था कि किसी भी तरीके से ये जिस तरह से कभी एक हफ्ते में या 1-2 बार घर तक जाते थे, इन्हें ये चाहिए था कि इनके घर में किसी भी तरीके से ना बहुत अच्छे से घुस जाएं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बॉन्ड बन जाए। इसके लिए अभिषेक ने जो वेद प्रकाश का बेटा शुभम है उसे कार ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया। उसने बोला कि मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पापा कार चलाते हैं, अब तुम सीख लो, ताकि तुम अपने माँ बाप को या बहन को कहीं ट्रिप पर ले जाओ या तुम उनके लिए कार चला सको। शुभम मान जाता है और शुभम रेगुलर अभिषेक से ड्राइविंग सीखने लग जाता है। और इसी सिलसिले में तारीख आती है 15 जुलाई 2016 की सुबह 11 बजे। जो अभिषेक है वो घर पहुंचता है वेद प्रकाश के, वहाँ उनसे बोलता है कि देखिए, जो आपका बेटा ड्राइव करता है ना कार, उसमें बहुत खतरा है, उसके टायर खराब हो गए, वो कभी भी किसी चीज़ से भिड़ सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपके बेटे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना आप एक बार मेरे साथ चलिए, हम दुकान पर चलते हैं, टायर पसंद कर लेते हैं और कार में चेंज करवा लेंगे। वेद प्रकाश कहता है ठीक है। वो आकर इनके साथ इनकी कार में बैठता है। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा कि उस कार में पहले से ही मनोज और रितेश कटियार बैठे हुए थे पीछे सीट पर। कार ड्राइविंग की सीट पर अभिषेक बैठता है, बगल वाली सीट में जो ड्राइवर के बगल सीट होती है वहाँ पर वेद प्रकाश जैसे ही बैठते हैं, गाड़ी बंद होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है, सब लोग हाथ वगैरह मिलाते हैं। वैसे ही जो क्लच वायर होता है वो उन लोगों ने पहले से निकाला होता है, उस वायर से वेद प्रकाश का गला घोटना शुरू कर देते हैं हत्यारे। गला घोटा जाता है, वेद प्रकाश छटपटाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। अब इतना हो जाने के बाद जो वेद प्रकाश है उसकी लाश को डिग्गी में डाल देते हैं ये लोग। अब सोचते हैं कि हमने कत्ल तो कर दिया वेद प्रकाश का, लेकिन कल को जो इनके परिवार वाले हैं पूछेंगे कि अभी तक घर नहीं आए, क्या बात है, ये सब चीज़ें जब पूछी जाएंगी तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए वो सोचते हैं क्यों ना इस पूरे परिवार का ही खात्मा कर दिया जाए, इस पूरे परिवार को मिटा दिया जाए, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई पकड़ भी ना पाए या पुलिस को पता तक ना चले कि ये मर्डर किसने किया, कैसे किया, क्योंकि परिवार वाले हमारे बारे में बता सकते हैं। अब नंबर आता है शुभम का, यानी वेद प्रकाश के बेटे का। अभिषेक शुभम को कॉल करता है, बोलता है कि भाई तुम्हारी कार तो ठीक हो गई है, तुम एक बार आकर देख लो, फला फला एड्रेस देता है, यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे पापा भी हैं। शुभम निकलता है, निकल कर उनके पास पहुँचता है, उससे बोलता है ठीक है तुम कार में बैठो, वो आगे थोड़ी सी एक शॉप है, वहाँ पर तुम्हारे पापा हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। शुभम कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद उसी क्लच वायर से फिर शुभम का गला ये लोग दबाते हैं, उसको भी मौत की घाट उतार देते हैं। उसे मारने के बाद उसकी लाश को भी डिग्गी में डाल देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद इन्हें लगता है अब बची एक बेटी और एक पत्नी। शाम के बज जाते हैं 4। ये लोग फिर सीधे फ़ोन करते हैं कि देखिए
साधना को फ़ोन करते हैं, यानी वेद प्रकाश की वाइफ को, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपका बेटा यहीं पर है, फटाफट आ जाइए, बहुत गंभीर हालत है, आप इस हॉस्पिटल के पास पहुँचिए, वहाँ पर एक इलाका है, वहाँ से थोड़ा दूर हमें जाना है। साधना परेशान होकर भागी भागी जाती है, जिस बताई हुई जगह पर पहुँचती है। वहाँ इसे ये लोग कार में बिठाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा आगे हमें जाना है, वहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, फिर हम आगे उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। अब जैसे ही साधना गाड़ी में बैठती है, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ती है, ये लोग ठीक जिस तरीके से शुभम और वेद प्रकाश को मारा था उसी तरीके से साधना का भी कत्ल कर देते हैं। जो लाश है उसे गाड़ी में ही रखते हैं। अब बात आती है बेटी की। रात के बज जाते हैं 9 बजने के बाद ये बेटी को भी कॉल करते हैं, उसको भी बुलाते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई यहाँ पर मौजूद हैं, फटाफट आ जाओ। साधना भी आती है। साधना को भी ठीक उसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्लच वायर से उसका भी गला दबाया जाता है। अब उस कार में 4 लाशें थी। उन लाशों को ले जाकर एक उस वक्त स्कूल वहाँ पर था, उस स्कूल सुनसान इलाके में जो हापुड़ और दिल्ली के रास्ते में पड़ता है, बिल्कुल खाली था, कोई वहाँ पर नहीं था। रात में जाके ये लोग उन 4 लाशों को वहाँ पर फेंक देते हैं। अब इसके बाद वापस आते हैं। अब सोचते हैं किस तरीके से जो 4 लाशें उन्हें हम किसी तरीके से लगाएं, ठिकाने लगाया जाए, कैसे बचा जाए। इसके लिए अगले दिन फिर ये जाते हैं, शाम के टाइम जाने के उस स्कूल में पहुंचते हैं, कारपेट लेके जाते हैं, परफ्यूम लेकर जाते हैं बहुत सारा, और कारपेट से उन लाशों को लपेटा जाता है, परफ्यूम रखा जाता है और रात में ही ये लोग निकल जाते हैं हापुड़ की तरफ। अब हापुड़ जाते वक्त एक नहर पड़ती है काफ़ी चौड़ी, उसमें ये 4 लाशों को फेंक देते हैं और उसके बाद जो इनके घर में सेंट्रो कार थी, वेद प्रकाश के घर में, उस कार को ले जाकर वहाँ पर खड़ी कर देते हैं कि अगर किसी को लगे तो इन्हें लगे पूरी फैमिली इस कार में आई थी, एक्सीडेंट हो गया, मर गए या किसी ने मार दिया। बरगलाने के लिए ये जो सेंट्रो कार है झूठ मूठ जाकर वहाँ पर खड़ी कर देते हैं और लाश को वहाँ फेंक देते हैं। अब 16 जुलाई की रात जो लाश फेंकी गई थी उसमें से 3 लाशें तो बह जाती हैं, किसी को नहीं मिलती, लेकिन 17 जुलाई को सुबह सुबह नैना की लाश लोग देख लेते हैं, पुलिस को बुला लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हालांकि उस इन्वेस्टिगेशन में यूपी पुलिस इस पूरे केस को मटियामेट कर देती है, अलग डाइवर्ट कर देती है, ऑनर किलिंग का बता देती है, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पूरे केस को सॉल्व करती है। अभिषेक से सारी चीज़ें सुनती है, वो हर एक चीज़ बताता है किस तरीके से उन्होंने लाशों को भी ठिकाने लगाया, और फिर अभिषेक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब इस पूरे मामले में रितेश कटियार के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि उसी ने लोन के पैसे लिए थे, उसी ने ये प्लान बनाया, जब उसके बारे में पुलिस डिटेल निकालना चाहती है तो अभिषेक बताता है कि जब ये 4 हत्या की हम लोगों ने एक कार के अंदर पूरे परिवार को मारा, उसके कुछ दिनों बाद से ही उसकी शॉप भी नहीं चल रही थी रितेश की, तो वो डिप्रेशन में रहने लगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम मनहूस मानने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ती गई और फिर उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। और इस तरीके से इस पूरे केस में जो लोग शामिल थे, जिसने एक पूरे परिवार को ख़त्म किया, उसमें से सिर्फ जो अभिषेक पाल है वही अरेस्ट हो पाया, लेकिन जो रितेश कटियार था उसने खुद मौत को चुन लिया, और जो मनोज बावला था जो इस केस में लाश को छुपाने में शामिल था, इन लोगों के साथ जिसने साथ दिया इन लोगों का, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जिस पूरे केस को यूपी पुलिस ने डाइवर्ट किया, एक अलग एंगल दिया, उसे दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने सॉल्व किया। वो भी मनोज बावला ने अगर वो शेखी ना बहारी होती, अपने दोस्त से नशे में इस तरीके से बात ना कह दी होती कि आज से 2 साल पहले यहाँ पर एक मर्डर हमने 4 लोग के किए थे घर के, ये चीज़ें अगर उसने नहीं कही होती तो आज भी जो नैना किरोड़ीवाल का एक केस है, जो वेद प्रकाश हत्याकांड है, जो उसकी बीवी साधना और शुभम को मारा गया, ये सॉल्व नहीं हो पाता। और इस पूरे केस में नैना का आरोपी उसके पूरे परिवार यानी कि वेद प्रकाश, उसकी माँ साधना, भाई शुभम को बना दिया जाता और कोर्ट ने तो उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था।